नाम अरुण सिंह और आप सफर कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जिस पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी था अब तक। हाई कोर्ट ने बोला से क्या बोलते हैं, जो आपका मार्शल रेप है, सॉरी मैरिटल रेप है, शादी के बाद जो रेप होता है उसके बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अभी उसमें एक प्ली जो है वो रजिस्टर्ड की गई, उसका फैसला आया। तो उस पर सरकार ने बोला है कि मैरिटल रेप तब तक रेप नहीं साबित किया जा सकता जब तक इस पर डिस्कशन ना हो जाए। तो उस पर हम बात करेंगे। आर्टिकल है आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स का कि कांट मेक मैरिटल रेप एन ऑफेंस अंटिल टॉक्स एंड सेंटर टू दिल्ली हाई कोर्ट। सेंटर ने दिल्ली हाई कोर्ट से ये अपने हलफनामे में कहा कि तब तक रेप हम नहीं मानेंगे, इस रेप को ऑफेंस नहीं मानेंगे जब तक इस बात पे डिस्कशन नहीं हो जाता। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें? गवर्नमेंट समर्थन कर अभी कह रही है कि इस पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट ने कुछ अपना हलफनामा भी दायर किया है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो बेसिकली सरकार का हलफनामा है उसने ये कहा है, सरकार का कहना है कि वैवाहिक बलात्कार तब तक नहीं माना जाएगा। सरकार ने बोला है इसके तर्क में, सरकार ने अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वैवाहिक बलात्कार विवाह संस्था को अस्थिर करने वाली घटना तथा पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन नहीं बने। ये दो पॉइंट बेसिकली रखे गए हैं कि जो हम वैवाहिक संस्था है उसको अस्थिरता ना आ जाए उसमें, और जो पति हैं उनको परेशान करने के लिए इसका उपयोग ना किया जाए वैवाहिक बलात्कार का। तो सरकार ने ये तर्क रखे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। तो ये मैटर पूरा क्या है, जो प्ली थी एक्चुअली, ये मैटर शुरू क्या हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में केस आता है, उसमें चैलेंज किया गया आर्टिकल 375, सॉरी आईपीसी 375 जो इंडियन पिनल कोड 375 है, जिसमें रेप के बारे में डिफाइन किया गया है। तो इसके अगेंस्ट एक प्ली डाली गई, चैलेंज किया गया कि जो फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी वाइफ के साथ, उसको रेप कंसिडर किया जाए, जो कि आर्टिकल सॉरी आईपीसी 365 कहता है कि 15 साल के ऊपर की अगर कोई लड़की है और उसके साथ उसका जो पति है वो अगर फोर्सफुली उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है तो रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 3 से आईपीसी 375 क्लॉज 1 ये बात कहता है। इसको चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्ली डाली गई, तो सरकार ने बोला अभी इस पे विचार करने की हमें आवश्यकता है। आगे देखते हैं इसमें इशू क्या था। तो प्ली में यह भी डिफाइन किया गया कि जो वर्मा कमेटी की रिपोर्ट थी, जेएस वर्मा की कमेटी की रिपोर्ट थी, जो कि 2012 में निर्भया रेप केस के बाद आई थी, उसमें जो बातें कही गई थी उसको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा कोर्ट के द्वारा हवाला दिया गया। लेकिन जो सरकार है वो कह रही है अभी इस पर डिस्कशन करना जरूरी है। और गवर्नमेंट ने कहा कि मल्टीपल ओकेजन दैट सच अ मूव विल थ्रेटन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज Experts says recent judgment including on the right to privacy have rendered this argument अनटेनेबल। तो इसमें बोला गया कि जो ये एक तो राइट टू प्राइवेसी का हनन होगा और दूसरी बात जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस हैं इसमें भी दिक्कत आ सकती हैं, ऐसा करके सरकार की तरफ से हवाला दिया गया। अब हम देखते हैं कि वर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशन आई थी निर्भया केस के बाद, जो कि बहुत दर्दनाक घटना थी दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर, उसके बाद वर्मा कमेटी बनी थी, उसने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, तो उस पर हम नज़र डालते हैं। तो वर्मा कमेटी पैनल प्रपोज दैट द एक्सेप्शंस फॉर द मैरिटल रेप बी रिमूव्ड। उसने बोला था जो इसमें एक्सेप्शंस हैं मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार के जो इसमें एक्सेप्शंस दिए गए हैं उनको रिमूव करा जाना चाहिए। एंड द लॉ मस्ट स्पेसिफाई दैट अ मैरिटल रेप और अदर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रीपरेटर और विक्टिम्स इज नॉट अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट द क्राइम्स ऑफ रेप और सेक्सुअल वायलेशन। ये जो उसे क्या बोलते हैं, आपका मैरिटल रेप है, ये कोई एक किस तरीके से इसको देखना है, ये सेक्सुअल वायलेशन है या नहीं है, इसके बारे में पूरी तरीके से वर्मा कमेटी ने डिफाइन किया था और बताया था। बेसिकली वर्मा कमेटी का कहना ये था कि जो एक मैरिज है वो एक इक्वलिटी के बेस पे होनी चाहिए, ना कि किसी को ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, किसी को कम अधिकार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस वर्मा कमेटी ने रिकमेंड किए थे।
लेकिन अब देखते हैं ये गवर्नमेंट के क्या क्या क्लॉजेस हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है क्रिमिनलाइजेशन के लिए मैरिटल रेप में, कि क्या आर्ग्यूमेंट गवर्नमेंट रख रही है। द गवर्नमेंट इन इट्स एफिडेविट सबमिटेड दैट इट हैड टू बी एंश्योर्ड मैरिटल रेप डिड नॉट बिकम अ फेनोमेना दैट डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड एन ईजी टूल फॉर हैरेसिंग द हस्बैंड। जो मेन मुद्दा है गवर्नमेंट की तरफ से वो ये रखा गया कि अगर हम क्रिमिनलाइज कर देते हैं रेप को तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उनमें अस्थिरता आ जाए, या फिर ये एक बहाना मिल जाए पति को, जो हस्बैंड हैं उनको हरास करने का। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही चीज़ें की जाए, ऐसा अपने हलफनामा में गवर्नमेंट ने कहा। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि व्हाट मे अपीयर टू बी अ मैरिटल रेप टू एन इंडिविजुअल वाइफ इट मे नॉट अपीयर टू सो टू अदर्स। ये जो मैरिटल रेप है हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल का ही हो, सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा हो, या सब लोग इसको कंसीडर ना करें। ये भी एक पॉइंट नोटिस करने की बात होगी यहाँ पे। अब हम देखते हैं कुछ रीसेंट जजमेंट आए थे जिसने गवर्नमेंट के इस स्टैंड पे क्वेश्चन आउट किया है। 2017 में इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आया जिसमें 2017 अक्टूबर में एक वर्डिक्ट निकल के आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माइनर वाइफ के साथ जो रेप है वो एक क्राइम है। माइनर वाइफ के साथ अगर कोई फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जहमत उठाता है तो उसको एक क्राइम माना जाएगा। तो इसके ये गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ये इसके सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है। और साथ ही साथ केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था 2018 में, उसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है, ये राइट टू रिकॉग्निशन जो है, ये हर एक इंडिविजुअल का एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड किया जाता है। साथ ही जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस 2018 में अक्टूबर में आया, उसमें 5 जजों की बेंच ने ये बताया कि जो अडल्ट्री है वो अब क्राइम नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया। जो 498 था उसको खत्म कर दिया गया, अडल्ट्री अब क्राइम नहीं रहा है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो आए जो ये बताते हैं कि जो मैरिटल रेप है उस पर कैसे विचार किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये 2 तरीके से वायलेशन है, एक तो पुट्टा स्वामी केस की, एक तो जोसेफ शाइन केस की, जो कि कहता था कि जिसने अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। पुट्टा स्वामी केस कहता है कि ये जो है ये पर्सनल मामला है, आप किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं कर सकते। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या था। ओरिजिन जो थे ये इंग्लैंड, सारा काम सारे कारनामे हमारे यहाँ वाले अंग्रेजी करके गए कि कुछ उल्टे सीधे रूल ले आते थे, फिर बाद में उनको सही किया गया। जैसे अडल्ट्री में क्या था 498 में, कि अगर कोई पति है वो अफेयर रखता है किसी भी दूसरी महिला के साथ तो उसकी पत्नी उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकती। लेकिन अगर पत्नी शिकायत अफेयर रखती है किसी दूसरे पुरुष के साथ तो पति शिकायत कर देगा, और तो उसमें क्या होता था, उसकी पत्नी को कुछ नहीं होगा, उस लड़के को जेल हो जाएगी जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उस लड़की का चल रहा होगा। मतलब अजीब सा कानून था ये, बेसिकली इसलिए लाया गया था क्योंकि अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी वाइफ के साथ इंडियन का अफेयर है तो उस इंडियन बंदे को जेल कर देते थे और उस महिला को कुछ नहीं होता था। और साथ ही अगर वो ब्रिटिशर्स किसी इंडियन के साथ या किसी ब्रिटिश महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता था। तो बड़ा अजीब सा बेवकूफ़ी सा कानून था, तो इसको हटाने का काम किया गया हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसी तरीके से बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो अभी लाइन में लगे हुए हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं इसकी, ये उसे क्या बोलते हैं, मैरिटल रेप की। द ओरिजिन ऑफ द मैरिटल रेप एक्सेप्शंस लाइज इन द इन्फ्लुएंशियल ट्रीटीज ऑन द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड द हिस्ट्री ऑफ द pleas of crown, in which then the British Chief Justice Matthew Haley pronounced in 1736। ये जो 1736 में एक ब्रिटिश जस्टिस थे मैथ्यू हेले, इनके द्वारा ये चीज़ बोली गई थी कि हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ अपॉन हिज लॉफुल वाइफ। इन्होंने बोला था कि कोई हस्बैंड जो है उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा अपनी ही बीवी का रेप करने का, उसको कभी अपराधी नहीं माना जाएगा। फॉर बाई देयर म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट द वाइफ हैथ गिवन हरसेल्फ अप इन दिस काइंड अनटू हर हस्बैंड विच शी कैन नॉट रिट्रैक्ट। हस्बैंड के साथ वाइफ ने मैट्रिमोनियल कंसेंट के साथ शादी करी है, इस चीज़ के लिए वो खुद एग्री है, इसलिए ये रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ये 1736 में पहली बार निकल के आया ब्रिटेन में ब्रिटिश जस्टिस मैथ्यू हेले के द्वारा। बट इसमें थोड़े प्रॉज एंड कॉन्स भी थे। तो दिस इम्यूनिटी हैज सिंस बीन विड्रॉन इन सेवरल जुरिस्डिक्शंस इंक्लूडिंग इन इंग्लैंड
where the House of Lords in 1991 held marriage to be a partnership of equals। ये तब तक चलती रही लेकिन जब तक कि खुद इसमें ब्रिटिश क्राउन, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब अपर हाउस वहाँ का, हाउस ऑफ कॉमन पीपल्स मतलब लोअर हाउस, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है जिसके प्रतिनिधि वहाँ के से क्या बोलते हैं, राजा या रानी होते हैं, तो उन्होंने 1991 में ऑब्जर्व किया कि जो शादी है वो इक्वल पार्टनरशिप है दो लोगों के बीच में, एंड नो लॉन्गर वन इन विच द वाइफ मस्ट बी अ सबसर्वेंट चैटल ऑफ द हस्बैंड्स। तो इन्होंने बोला कि ये जो शादी है दोनों के बीच का इक्वल कंसेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वाइफ जो है किसी अपने हस्बैंड की चप्पल है या उसकी गुलाम है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में इक्वल होना चाहिए। एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक there are at least 78 countries including Nepal that have legislation specifically criminalizing marital rape। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ऑलमोस्ट 78 देश ऐसे हैं जो कि इसको क्रिमिनलाइज कर चुके हैं, इसको गुनाह माना जा चुका है, शादी के बाद रेप को क्रिमिनलाइज कर चुके हैं। उनमें से मुख्यतः हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी शामिल है। तो अभी इस पे सोच विचार करने की आवश्यकता है कि इंडिया में किस हद तक अभी लाया जा सकता है। अभी इस पे लीगल प्रोविजंस क्या हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग। करंटली मैरिटल रेप इज नॉट अ ग्राउंड फॉर अ डाइवर्स इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 एंड स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ ग्राउंड फॉर डाइवर्स एंड क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड। देखिए जो मैरिटल रेप है अभी तक इस पे जो लीगल प्रोविजन है, आप मैरिटल रेप के बहाने से डिवोर्स नहीं मांग सकते, और उसे क्या बोलते हैं, ये अभी चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे मुस्लिम मैरिज एक्ट हो, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट हो, तीनों मैरिज एक्ट के तहत अभी ये कोई क्रूएलिटी नहीं मानी जाती है। ठीक है। और जो सेक्शन 375 है आईपीसी का, वो खुद कहता है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो किसी अपनी वाइफ के साथ, किसी महिला के साथ जो कि आपकी वाइफ है और उसकी एज 15 से कम नहीं है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा। ठीक है। नो अदर स्टैच्यू और लॉ रिकॉग्नाइज मैरिटल लॉ और इससे मैरिटल रेप। इसके अलावा कोई और दूसरा कानून हमारे पास है नहीं जो कि मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करता हो। विक्टिम्स ओनली हैव recourse to civil remedies provided under the protection of women from the domestic violence। सपोज 15 साल की कोई बच्ची है, उसकी शादी हो जाती है और उसका पति उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, तो उस समय उस लड़की के पास बस एक ही उपाय है, वो उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा सकती है, रेप का केस नहीं लगा सकती, क्योंकि वो लीगली उसकी वाइफ है। ठीक है। हालांकि बोला गया अभी पिछले 2018 में भी केस निकल के आया, उसमें बोला गया कि 15 साल या माइनर के साथ अगर कोई सेक्सुअली हैरेसमेंट करता है या फोर्सफुली इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, तो चाहे पति हो या कोई भी हो, उसको रेप कंसीडर किया जाएगा। लेकिन जो हमारा रूल है वो यही कहता है कि जो 375 आईपीसी है जिसके तहत रेप की सजा होती है, 375 और 376, इस 375 का क्लॉज 1 यही कहता है कि अगर 15 साल के ऊपर कोई भी महिला है, उसकी शादी होती है उस बच्ची के किसी से, और अगर उसका पति उसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, तो उसको रेप कोर्ट कंसीडर नहीं करेगा। तो उस टाइम पे विक्टिम के पास सिर्फ एक ही चारा होता है कि वो केस लिखाए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। अब इसमें हम देखेंगे कि ये नेसेसरी क्यों है, ये जरूरत क्यों है कि इसको क्रिमिनलाइज किया जाए, इसको अपराध माना जाए, किस लिए जरूरी है। देयर आर सेवरल स्टडीज टू शो द प्रीवेलेंस ऑफ द नॉन कंसेंशुअल सेक्स विद देयर वाइफ्स एंड फिजिकली फोर्सिंग देयर वाइफ्स टू हैव सेक्स। बहुत सारी ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें हस्बैंड जो है फोर्सफुली फीमेल के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हैं और उनका कंसेंट ना होते हुए भी। और दूसरा पॉइंट ये है कि मैरिज जो है वो इक्वल रिलेशनशिप दर्शाता है, वो पति पत्नी के बीच एक इक्वलिटी की चीज़ दर्शाता है। और एक बार कंसेंट देने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा के लिए आपको कंसेंट मिला हुआ है। द कॉन्ट्रैक्ट एंड द इक्वल रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट अ वन टाइम कंसेंट टू एवरीथिंग। एक बार का कंसेंट का मतलब ये नहीं होता आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है द लीगल एक्सेप्शन टू द रेप लॉज गिवन मैन अनइक्वल प्रिविलेजेस। एक ये जो एक्सेप्शंस है इसमें कि 15 ईयर वाला जो मैंने आपको बताया, ये एक अनइक्वल प्रिविलेज है, एक अलग तरीके से प्रिविलेज मिलता है मेल को, जो कि नहीं होना चाहिए। मैरिटल रेप विक्टिम्स सफर फ्रॉम लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजिकल स्कार्स। जो मान लो सपोज कोई बच्चियां होती हैं जिनकी शादी कर दी जाती है, फिर उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो एक तरीके से मानसिक रूप से पीड़ित हो जाती हैं, कई साल तक पीड़ित रहती हैं, सफ़र करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ये सब हो क्या रहा है उनके साथ। और
हमारे देश में पैट्रियार्कल सोसाइटी है, लोग 15-15, 16-16 साल की बच्चियों की शादी कर भी देते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कानून बहुत बन रहे हैं, लेकिन इस पे मेन चीज़ यही है, जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे ये चीज़ होती रहेंगी। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है 375 आईपीसी में, ये जो है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 जो है फंडामेंटल राइट है हमारे, उनको छीनता है 375 सेक्शन ए। तो इस वजह से इसको क्रिमिनलाइज करना बहुत ही जरूरी बन चुका है आज के डेट में। लेकिन और छठा पॉइंट देखिए, द पैट्रियार्कल नेचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी इनग्रेन इट इज इन द माइंड ऑफ मैन दैट वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लाई व्हेन देयर हस्बैंड डिमांड सेक्स। इंडिया में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है कि हस्बैंड को अगर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वुमेन को पूरा ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पितृसत्ता का एक संकेत है कि शादी के बाद ये सारी चीज़ें तो होती हैं, उसका पति अगर डिमांड करता है तो फीमेल डिनाई नहीं कर सकती। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। द विक्टिम सफर्स फिजिकल अब्यूज एंड शी ऑल्सो हैज़ टू अंडरगो मेंटल ट्रॉमा ऑफ हर डिग्निटी बीइंग वायलेटेड। फीमेल जो है यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं मेंटल ट्रॉमा फेस करती हैं, और उनको लगता है कि उनका वजूद ही नहीं बचा, उनकी बॉडी के साथ कोई भी खेल के चला जा रहा है उनके बिना मर्जी के। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। इन द लास्ट 70 ईयर्स द एग्जम्पशंस इन सेक्शन 375 हैज रिमेन्ड अनटच्ड। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले 70 सालों से 375 का जो ये क्लॉज है, इस पे अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं। ये अभी भी वैसा ही बना पड़ा है, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना सरकार ने, किसी ने भी ये आवाज़ उठाई नहीं। द प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इन मैनी केसेस वुमेन आर फोर्सफुली मैरिड ऑफ। और इस ज़्यादातर आपने देखा होगा जो माइनर चाइल्ड की जो शादियां होती हैं वो मोस्टली जो होती हैं, मोस्टली के 100% मैं कह सकता हूँ फोर्सफुली उनकी शादियां करी जाती हैं। तो ये इन चीज़ों को रोकने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें एक पॉइंट है कि इसके कुछ कॉन्स भी हैं, कुछ इसके अगर हम मैरिटल रेप को लीगलाइज कर देते हैं तो उसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, कुछ घाटा भी है। तो इसकी बुराइयां क्या है? बुराइयां, पहली बुराई तो ये है, इट में डीस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ईजी टूल फॉर हैरेसिंग द हस्बैंड। ये गवर्नमेंट ने जो तथ्य रखा है ये भी बहुत हद तक सही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है इसका गलत इस्तेमाल होना शुरू हो जाए और अस्थिरता आ जाए जो मैरिज संस्थाएं हैं उनमें। राइजिंग मिस यूज ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी नोन एज द डाउरी लॉ फॉर हैरेसिंग द हस्बैंड। ये भी एक इशू आ सकता है कि सेक्सुअल फेवर के बदले में लोग डाउरी का आरोप लगा दें कि ये मुझसे जो कि 498A की आईपीसी में आता है कि दहेज प्रथा का हैरेसमेंट के नाम पे दहेज प्रथा भी लगा दी जाए इसी के साथ साथ। और एंड अदर कंट्रीज मोस्टली वेस्टर्न हैव क्रिमिनलाइज्ड मैरिटल रेप does not necessarily mean India should also follow them blindly। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि जैसे मोस्टली वेस्टर्न कंट्री जो हैं उन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया है इसको, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उन पे हम भी क्रिमिनलाइज कर दें। तो ये भी एक तथ्य रखा गया है। एंड लॉ कमीशन ऑन रिव्यू ऑफ रेप लॉज हैज एग्जामिन्ड द इशू बट नॉट रिकमेंडेड द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ मैरिटल रेप। और लॉ कमीशन ने अभी तक इसको एग्जामिन तो किया है, लेकिन अभी तक इन्होंने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के लिए रेकमेंड नहीं किया है, बस एग्जामिन किया है। व्हाट मे अपीयर टू बी मैरिटल रेप टू एन इंडिविजुअल वाइफ इट मे नॉट अपीयर टू सो टू अदर्स। हो सकता है कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हो सकता है ये किसी एक के साथ हो रहा हो, सबके साथ ऐसा ना हो रहा हो, तो हम उसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते अभी। और एक पॉइंट और है, देयर कैन बी नो लास्टिंग एविडेंस इन केस ऑफ सेक्सुअल एक्ट बिटवीन अ मैन एंड हिज ओन वाइफ। और वहाँ पे आप सबूत क्या दोगे, ये भी एक समस्या है कि उसने सेक्सुअली अब्यूज़ किया है नहीं किया है, वहाँ पे सबूत भी रखना बहुत थोड़ा ये लॉन्ग लास्टिंग एविडेंस नहीं हो पाएगा। तो इन सब के चलते ये बोला गया कि अभी इस पे थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, और इसीलिए बोला कि अभी हम इस पे डिसीजन नहीं ले सकते। जो हलफनामा दायर किया गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें यही बोला गया, कांट मेक मैरिटल रेप एन ऑफेंस अंटिल टॉक्स एंड सेंटर टू दिल्ली हाई कोर्ट। अभी हमें बात करने की ज़रूरत है इस चीज़ पे, और उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार ने जो ये रखा है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के खिलाफ सरकार ने जो तर्क रखा है कि सरकार ने अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वैवाहिक बलात्कार विवाह संस्था को अस्थिर करने वाली घटना तथा पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन नहीं बन सके।
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कैसे सरकार कानून बनाती है, क्या इस पे होता है, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, धन्यवाद।